मिशन 100% फिजिकल सन, जिसमें कि हम लोग लगे हुए हैं कि इस बार कैसे 70 आउट ऑफ 70 आ पाए थ्योरी में सबका। जैसे ये चैप्टर में सिखा रहा हूँ तो वन शॉट के से जो फायदा मैं बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ने कमेंट सेक्शन में फायदा बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि होता क्या है कि जब बच्चे अपने खुद से पढ़ते हैं तो उनसे एक कंसेप्ट बनाते बनाते में टाइम लगता है। जैसे 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट डेवलप होगा। जब आप बात सुनते हैं, जैसे वन शॉट में बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो वो 5 गुना टाइम बच जाएगा आपका। तो ये जैसे मतलब आधे घंटे का वीडियो है तो आपका 5 घंटे की स्टडी के बराबर होगा। अगर 1 घंटे का वीडियो हो तो आपके जो है 8-10 घंटे की स्टडी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपको ये ध्यान से सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार होता क्या है, इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे हैं। VO2 मैक्स है, मसल हाइपोट्रॉफी है, या फिर कार्डियक आउटपुट है। तो ये सब जो टर्म्स है वो आदमी को समझने में टाइम लगता है। मैं लास्ट में इसको इंटरेस्टिंग वे में, एक फनी वे में बता दूंगा जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो किसको कैसे याद रखेंगे सारे टर्म्स को, ताकि आप सही जगह इस्तेमाल करके पूरा नंबर ला सके। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपके बॉडी का जो स्ट्रेंथ है तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला है स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन हाउ योर मसल एंड नर्वस सिस्टम आर बिल्ट एंड हाउ दे कम्युनिकेट। सबसे पहला तो है कि आपका मस्कुलर सिस्टम किस तरह से बना है, उसकी हाइपोट्रॉफी किस तरह की है और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नर्व इंपल्स अगर तेज जा रहा है तो आप फोर्सफुली एक्ट कर पाएंगे, यानी ज्यादा फोर्स जो है आप लगा पाएंगे। साइज ऑफ मसल, जनरली लार्जर मसल जो है यानी ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ये ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है। ये अच्छी बात है कि एक्सरसाइज द्वारा इसको डेवलप किया जा सकता है साइज ऑफ मसल्स को। बॉडी वेट, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है आपका मसल मास अगर ज्यादा है तभी फोर्स ज्यादा होगा। ऐसे अगर ओबीज ज्यादा है तो भी क्या होता है, जनरल आदमी से मसल ज्यादा अपने आप हो जाता है। लेकिन कॉम्परेटिवली अगर किसी का मसल मास ही ज्यादा है तो उसका बॉडी वेट ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। बॉडी वेट, देयर इज ए पॉजिटिव मसल कंपोजिशन। मसल आर मेड ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर। A higher percentage of fast twitch fibers leads to greater explosive strength. अब मैं यहां एक बार फिर समझा दूं कि दो तरह का याद करने के लिए, पहले आदमी स्लो होता है फिर मेहनत करके फास्ट बनता है। तो स्लो ट्विच फाइबर इन टाइप 1 ट्विच फाइबर है और फास्ट ट्विच फाइबर मतलब वाइट ट्विच फाइबर या टाइप 2 ट्विच फाइबर। टाइप 1 कहा जाता है स्लो को, टाइप 2 कहा जाता है फास्ट को। अब मसल में क्या है, मायोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होता है टाइप 2 में, सॉरी टाइप 1 में, स्लो वाले में। तो ये रेड देखते हैं, इसको रेड ट्विच फाइबर कहा जाता है। और उसमें रेड कम होता है इसको व्हाइट ट्विच फाइबर कहा जाता है। थोड़ा सा इसको मन में रखिएगा कि स्लो है, रेड है और व्हाइट है जो कम रेड है। तो इसको आपको रिलेट रखना है। देन ये मसल आर मेड ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर टाइप 2। फास्ट ट्विच फाइबर को टाइप 2 कहा था, ये याद रखिएगा। ये व्हाइट होता है थोड़ा कंपैरेटिवली, इसलिए व्हाइट ट्विच फाइबर है। स्लो ट्विच फाइबर टाइप 2 होता है और ये स्लो ट्विच फाइबर में स्लो और लंबा काम के लिए होता है। टाइप 2 फास्ट ट्विच फाइबर फोर्सफुली काम करने के लिए, यानी कि मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। या जिसके बॉडी में टाइप 2 ज्यादा है, फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है, उसमें स्पीड भी ज्यादा होगा और उसी आदमी में स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और इंड्योरेंस कहां ज्यादा होगा, जिसमें स्लो ट्विच फाइबर में। ठीक है। Muscle composition, nerve impulses. The intensity and number of motor units activated by the nervous system determine how much force a muscle can generate. अभी थोड़ा सा ब्रेन से जिस तरह संदेश जाता है, नर्व इंपल्स, जितना फास्ट नर्व इंपल्स जाएगा उतना ज्यादा जो है आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होगा। यही कारण है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि लेने पर मसल इंपल्स ज्यादा तेज छोड़ता है, तो वो जो है आपको, और जो बहुत सारे बैंड है क्योंकि वो जो नर्व इंपल्स जाते हैं तो छोड़ता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ट्रेनिंग एंड डोपिंग वाले चैप्टर में आ जाएगा 11 के। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। अब देखिए ये 3-4-5 पॉइंट हो गया आपका स्ट्रेंथ का। अब स्पीड पे आइए। स्पीड लार्जली जेनेटिक बट कैन बी रिफाइंड थ्रू ट्रेनिंग। इसलिए कहते हैं स्प्रिंटर्स आर बॉर्न। जो बचपन में जिसका वाइट ट्विच फाइबर बहुत ज्यादा है, जिसका बॉडी बिल्डअप उस तरह का है, वो अपने आप में तेज रनर होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चेंजेस ट्रेनिंग के द्वारा हो सकता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टू मूव फास्ट मसल मस्ट कॉन्टैक्ट विद मैक्सिमम फोर्स इन
इंस्टेंटली। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेंथ का टाइप, तो स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक में 3 तरह का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होगा, या सॉरी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होगा, वहां पर एक्सप्लोसिव पावर ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मैक्सिमम एक्सप्लोसिव दोनों, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की जरूरत स्ट्रेंथ के लिए कम। Muscle composition. This is the most critical factor individuals with the higher percentage of fast twitch. टाइप 2 जो कि मैंने पहले बता दिया, टाइप 2 वाले में स्ट्रेंथ और स्पीड होगा, टाइप 1 वाले से इंडोरेंस होगा। मोबिलिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, द स्पीड एट विच impulses travel from the brain to muscle and the rapid switching between contraction relaxation dictates speed। बहुत चीज स्पीड स्ट्रेंथ से मिला हुआ है, क्योंकि स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। अगर स्ट्रेंथ अगर तेजी से हो रहा है तो वहां पर स्पीड बन जाएगा। वो जहां भी स्पीड और स्ट्रेंथ का ज्यादा काम होगा वहां एंड्योरेंस नहीं होगा, यानी टाइप 1 की कमी हो जाएगी। लेकिन इस दोनों का मिक्सचर चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, गुड रेंज ऑफ मोशन अलाउज फॉर लॉन्गर स्ट्राइड्स एंड मोर फ्लूइड मूवमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक, अगर फ्लेक्सिबिलिटी किसी में कमी है तो उसमें स्पीड नहीं होगा। क्या होगा, स्पीड करते ही बहुत सारे मसल ब्रेकअप हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बना रहे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन एंड्योरेंस। अब यहां जान जाइए, स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो बिना फ्लेक्सिबिलिटी के भी चलेगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्पीड के लिए भी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, ये तो आप लोग 11 से पढ़ रहे हैं। हेवली रिलियंट ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अगर आपका हार्ट और लंग्स दोनों का सही सही कनेक्शन है, दोनों सही से फंक्शन कर रहे हैं, तो आपका जो है एंड्योरेंस ठीक रहेगा। एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगा कैसे, दिस इंक्लूड्स ऑक्सीजन इनटेक। अब देखिए, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक। इनटेक मतलब जितना लिए, अपटेक मतलब उसको जितना हम स्पेशली खर्च किए। और क्या क्या चीज है ये मैं लास्ट में याद करा दूंगा आपको। Oxygen take, the ability of lungs to take in oxygen from the atmosphere, oxygen transport, the efficiency of the heart and hemoglobin to carry oxygen to working muscles, oxygen uptake, the maximum amount of oxygen muscle can consume per minute, lactic acid tolerance। देखिए ये सब जो टर्म है ना, ये टर्म याद करने से फायदा क्या होता है कि आप कोई भी आंसर में, जैसे आपको एक्सरसाइज का जो आएगा कि एक्सरसाइज का जो है क्या फायदा है, एक्सरसाइज का जो फायदा, उसके लिए भी आप ये सब जो है आराम से जब ये टर्म डालेगा तो जो भी कॉपी चेक करते हैं थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि नहीं बच्चे को टेक्निकल टर्म्स की जानकारी है। जनरल लिखने पर जनरल ही मार्क्स मिलेगा, जब आप टेक्निकल टर्म्स लिखते हैं तो अगला इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को कैसे क्या क्या बेसिक टेक्निकल टर्म जिसको आपको डालना है इफेक्ट एक्सरसाइज में भी, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, उसको कैसे इंटरेस्टिंग में भी याद रखना है। ऑक्सीजन अपटेक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल्स कैन कंज्यूम पर मिनट। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, द एबिलिटी ऑफ द body to continue functioning despite of buildup of lactic acid in the muscle during intense activity। अब देखिए थकान सबको होती है, एक जो प्रचार आता है ना, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, उस तो थकान सबको होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है थकान होती है। तो लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो भी लोग फिजिकल एक्सर्शन झेलते हैं उनके साथ क्या होता है, अगर लगातार वो कर रहे हैं तो उनके अंदर लैक्टिक एसिड बीरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मसल कंपोजिशन है, हायर परसेंटेज ऑफ स्लो टिच फाइबर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, स्लो टिच फाइबर है टाइप 1 फाइबर्स विच आर रेड एंड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। मसल कंपोजिशन, सॉरी ये बता दे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को क्या क्या चीज इंफ्लुएंस करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ज्वाइंट्स, क्योंकि ज्वाइंट से बीच से हड्डी टूट के तो मुड़ेगा नहीं, तो जहां ज्वाइंट है वहीं से मुड़ेगा। मसल स्ट्रेंथ, वीक मसल कैन लिमिट द रेंज ऑफ मोशन टू प्रोटेक्ट द ज्वाइंट फ्रॉम इंजुरी। अब जैसे मेरे कंधे पे 2-3 बार चोट लग चुका है, वॉलीबॉल में जर्क भी आ चुका है, तो अब क्या मोबिलिटी इसकी थोड़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहता है यहां इंजुरी हो जाएगा, ज्यादा मत खींचो, ताकत इसकी कम हो गई है। तो पहला तो मसल स्ट्रेंथ, मसल को कभी चोट नहीं लगी है और स्ट्रांग है तो ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। ज्वाइंट स्ट्रक्चर, द एनाटॉमिकल शेप ऑफ द ज्वाइंट। अब जैसे जिसका नी में बोलेक्स पहले से या नॉक नीच पहले से, तो उसका स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ज्वाइंट थोड़ा टूटा हुआ है, ज्वाइंट थोड़ा खराब है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ज्वाइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, एज एंड जेंडर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि जिसका
फ्लेक्सिबिलिटी जनरली डिक्रीजेज विथ एज, लेकिन अगर लोग एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं तो ये कम होता है, लेकिन होता जरूर है। फीमेल्स टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स ड्यू टू हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, इसके कारण क्योंकि ज्यादा जो है फ्लेक्सिबल मसल होता है उनका। इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, वार्म मसल्स आर मोर स्ट्रेची देन कोल्ड वंस। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब यहां पर आ गए हम लोग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज में। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको देखना है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज दो तीन जो हमारा सिस्टम है सिलेबस में उसका कैसे पड़ता है। एक्सरसाइज ट्रिगर्स बोथ इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड परमानेंट, ये याद रखिएगा, जब भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ तो इमीडिएट ही प्रभाव पड़ने शुरू हो जाता है। तो कभी पूछ देता है ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी, कि इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। और अगर इमीडिएट या लॉन्ग टर्म, अभी एक विशाल नाम के एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर वहां पूछ दिया तो हम क्या लिखेंगे, इमीडिएट या लॉन्ग टर्म। तो अगर क्लियर नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या है, तब तो दोनों में से कुछ भी डालिए, सही है, दोनों मिला के डालिए और अच्छा है। लेकिन अगर क्लियर कर दिया कि शॉर्ट टर्म, तो आपको उस समय लॉन्ग टर्म वाला नहीं डालना है। इसलिए थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या अंतर आ रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या अंतर आएगा। Exercise triggers both immediate response and permanent adaptation in the muscles. This can be categorized follows. Short term effect. पहला, this occurs immediately during the right after a single session of exercise. अब एक्सरसाइज करना शुरू किया तभी तो थकान शुरू हो जाएगा, तभी मसल में वार्म शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से हम लोग देखते हैं इसको। इंक्रीज ब्लड सप्लाई, अब जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे ब्लड का सप्लाई यहाँ पूरा बढ़ने, जिस पुशअप करें तो यहाँ पर दौड़ रहे हैं तो पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। ब्लड फ्लो टू द वर्किंग मसल इंक्रीजेस टू डिलीवर मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इंक्रीज्ड मसल टेम्परेचर, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज जनरेट्स हीट रेजिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द मसल। इंक्रीज्ड मसल, जो लोग ये सुन रहे हैं ये परेशान मत होइएगा कि सर तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इसका पीडीएफ का, आप वहां से तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा का पूरा नोट्स का, क्योंकि आगे कुछ कुछ फिगर्स भी है इसमें। इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी, टेम्पोररी चेंजेस इन द मसल अलाउ फॉर ए ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी। जैसे गर्म होता है ना, इसलिए बोला था वार्म कर खेलने के लिए, क्योंकि जैसे मसल गर्म होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसे जनरल भी आप साइंस में पढ़ेंगे, किसी चीज को हिट करने पे उसका जो है एक्सपेंड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, जो बोले कि जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हम लोग लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगेगा, पुशअप करने में से थकने लगते हैं, दौड़ने में थकने लगते हैं। जो लोग ज्यादा कर रहे हैं उसमें लैक्टिक एसिड बेरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी रहती है, विच कैन कॉज टेम्पोररी मसल फटीग, जो कि तुरंत थकान देने शुरू कर देता है। माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स, intense physical activity causes microscopic damage to the muscle tissue which eventually stimulates repair and growth। जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बहुत सारे सेल तेजी से टूटने में लगते हैं, माइक्रोस्कोपिक डैमेज होने शुरू हो जाता है। अब देखिए ये तो था तुरंत में, लेकिन अगर सबके बावजूद आप महीना 2 महीना 3 महीने तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसाइकिल से मेसोसाइकिल में गए ट्रेनिंग में, तो लंबा जैसे ही गए, तो दीज आर क्रोनिक एडेप्टेशन दैट अकर आफ्टर रेगुलर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग ओवर सेवरल वीक्स और मंथ्स। तो वीक्स और मंथ, सिर्फ वीक्स में है तब तो आपका माइक्रो जो है सेशन ऑफ ट्रेनिंग है, लेकिन जैसे ही आप मेसो में आते हैं यानी कि 2-3 महीने का ट्रेनिंग होता है तो ये सब अंतर आने शुरू होगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, जब 10th नंबर चैप्टर में बताऊंगा तो बता दूंगा वो क्या है माइक्रो और क्या है मैक्रो, क्या है मेसो ट्रेनिंग ऑफ मेथड। Hypertrophy of muscle, this refers to the increase in the size of muscle cell leading to larger and stronger muscle। धीरे धीरे क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी मतलब मसल का क्रॉस ब्रिज सेक्शन जो है बढ़ जाता है, मसल का साइज बढ़ जाता है। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका मस्कुलर जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाइपरट्रॉफी, दिस स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, regular stress to exercise strengthen the connective tissues that attach muscle to bone and bones to other bone। एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आपका कंट्रोल, आपके मसल धीरे धीरे बिल्डअप हो जाते हैं। मस्कुलर जो है, जैसे अगर यहाँ का मसल्स है तो यहाँ के मसल्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, पूरे बॉडी के मसल्स जो है कंट्रोल में रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे। इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल इंक्रीज इन बोथ साइज एंड नंबर, इंप्रूविंग द
मसल्स एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बिजली घर है, पावर हाउस है सेल का, वहां पर जो है बिजली बनना यानी कि एनर्जी बनना और एफिशिएंटली शुरू हो जाता है, ताकि हम लोग ज्यादा बेहतर काम कर सके आगे। इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज। मायोग्लोबिन जो है, जो कि रेड ब्लड सेल्स जो है ये स्टोर करता है। मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन विद इन द मसल। हायर लेवल इंप्रूव द मसल्स एरोबिक कैपेसिटी। रेड जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है वहां, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा एफिशिएंटली कैरी होने लगता है। आप लोग को शायद मैंने पिछले चैप्टर बताया था कि आयरन का एक एटम ऑक्सीजन के 4 एटम्स को कैरी करता है, तो आयरन का एटम्स बढ़ेगा, उससे ऑक्सीजन बढ़ गया। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। मसल अडेप्ट बाय storing more fuel, glycogen, to sustain longer periods of activity. Increase in oxidation metabolism. ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म। अब ये सब टर्म थोड़ा याद रखने पर क्या होता है ना कि लिखने में अच्छा रहता है, तो लोग कि क्या बढ़ रहा है, क्या ठीक हो रहा है, तो ये टर्म्स याद होना जरूरी है। अब इसमें से एक दो टर्म कुछ छूट भी गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली कुछ टर्म जैसे ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन स्टोरेज, मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोग सबको याद होगा। The body becomes more efficient at burning fat and carbohydrate for energy. ये जरूर याद रखिएगा, अगर टेक्निकल टर्म भूल भी गए, कि बॉडी जो है बिकम मोर एफिशिएंट फॉर बर्निंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। अब मेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट को भी अगर हेडिंग में डाल दीजिएगा तो भी आपका जो है बर्निंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट भी अगर डाल दिया फॉर एनर्जी, मोर बर्निंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, ये भी हेडिंग में डाल दिया तो भी नंबर मिल जाएगा, अगर टर्म याद नहीं है तो। लेकिन अगर टर्म याद है तो बहुत अच्छा है इम्पैक्ट डालने के लिए। क्या होता है जब आप किसी भी आंसर में डिफिनीशन, टर्म्स और उसके रिलेटेड फिगर जब यूज करते हैं तो चेक करने वाले के मन में एक बन जाता है कि बहुत तेज स्टूडेंट है, तो वो जो मार्किंग होता है उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन का पढ़ने लगता है। ऐसे हाउ टू गेट 100% मार्क्स जो है, इसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैंने बताया हुआ कि पहले 5 नंबर वाला क्यों लिखना चाहिए और उसका क्या ये है, क्योंकि हम लोग तो 20 साल से ऊपर से कॉपी खुद चेक करें सीबीएसई का, तो हम लोग का अंदाज है कि क्या मार्किंग स्कीम रहता है, किस तरह से नंबर ज्यादा बेहतर मिलता है। Increase in lactic acid tolerance. The body becomes better at burning, buffering and clearing lactic acid. जैसे जैसे लैक्टिक एसिड जब तक आपके शरीर में बना रहेगा वो शरीर घाव जैसा दर्द देगा। जैसे आप पुशअप ज्यादा कर लिए, पहला दिन जिम में गए और ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर लिए, पूरा मसल घाव जैसा दर्द देगा, वही है लैक्टिक एसिड। इसको क्लियर करने में इफिशियंट हो जाता है बॉडी, जब अगर 2-3 महीना तक लगातार कर लेते एक्सरसाइज तब। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या क्या होता है? These occur the moment you start exercising to meet the body's sudden demand of oxygen and energy. इसमें क्या होगा? पहला इंक्रीज इन हार्ट, ये सब आप खुद करके देख लीजिए, दौड़ लीजिए ना 100 मीटर, पता चल जाएगा। इंक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा अपने आप तेज। यहां पर धक धक करने लगा, मतलब कि किसी और के लिए नहीं, अपने शरीर का रिस्पॉन्स पर धक धक करने लगेगा ज्यादा तेज। द हार्ट बीट्स फास्टर टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड to the working muscle more quickly. Increased blood circulation and flow. Blood vessel जो है वाइड हो जाएगा to allow more blood to reach the muscle. इसीलिए एक्सरसाइज करने वाले लोग का हार्ट स्ट्रोक सब कम होता है, क्योंकि पहले से फैला रहता है सब चीज। Ensuring the get nutrients they need. Blood pressure increase. थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इस स्पेसिफिकली सिस्टोलिक प्रेशर, अब देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 प्रेशर है। सिस्टोलिक मतलब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे शरीर में ब्लड भेज रहा है, दैट इज सिस्टोलिक, और जब फैलता है और पूरे शरीर से लाता है तो डायस्टोलिक। 2 तरह का प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तभी तो जल्दी जल्दी ब्लड जाना शुरू होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज बिकॉज ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग विथ मोर फोर्स टू पुश ब्लड थ्रू द सिस्टम। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब ये सब टर्म मैं लास्ट में और अच्छे समझा दूंगा कैसे याद रखना है। ऐसे स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब होता है, एक स्ट्रोक को शॉर्ट से याद रखिएगा, एक शॉट मारे तो एक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने एक बार हार्ट पंप करता है तो कितना ब्लड बॉडी में रिलीज होता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। इट इंक्रीजेज बिकॉज द हार्ट फील्स मोर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना बार पंप भेज रहा है वो कार्डियक आउटपुट, ये दोनों रिलेटेड है। सिंस कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट टू स्ट्रोक वॉल्यूम, माने एक मिनट में कितना बार
हार्ट हार्ट बीट हुआ और हर बीट पर कितना छूटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। इसीलिए टर्म जरूरी है, क्योंकि ये सब टर्म लिखिएगा तो अपने आप उसका व्याख्या जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। And both those factors go up, the total volume of blood pumped per minute increases significantly। अब ये तो हुआ तुरंत में। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में बार बार ये जब एक्सरसाइज करने लगेगा तो अपने आप हार्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो जाएगा, वेसल्स फैल जाएगा, कम स्ट्रोक में ही काम चलेगा रेस्ट में, तो उसको एथलेटिक हार्ट रेट बोलते हैं। एथलेटिक हार्ट रेट में जैसे हम लोग का एथलेटिक हार्ट रेट है, तो रेस्टिंग पीरियड में हम लोग का हार्ट बीट कम होता है, हम लोग का ब्लड प्रेशर कम होता है रेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्रोनिक एडेप्टेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है, दिस आर द रिजल्ट ऑफ रेगुलर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग ओवर वीक्स और मंथ्स मेकिंग द हार्ट मोर इफिशिएंट। वीक्स तो नहीं, मंथ में ही होता है, वीक्स और मंथ, वीक्स मतलब 4-5 वीक के बाद। साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इंक्रीजेस, often called athletics heart, and the heart muscle myocardium becomes thicker and stronger, especially the left ventricle। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही चूंकि प्योर ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो स्पेशली पंप ज्यादा करता है तेजी से, फिर जब ज्यादा तेजी से करेगा तो उतनी ही तेजी से फिर जब हार्ट फैलेगा तो आएगा भी राइट साइड में, लेकिन ये स्पेशली थोड़ा सा बढ़ जाता है। Blood volume increases, the body produces more plasma and red blood cells to improve oxygen carrying capacity। अब बार बार बॉडी देख रहा है कि ये तो एक्सरसाइज करके हमारा हालत खराब किए हुए है मसल्स का, तो उसको ज्यादा एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स देने के लिए क्या करता है कि अपना प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स जो है बढ़ा लेता है। लो लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड, धीरे धीरे क्या होता है, लैक्टिक एसिड ब्रीदिंग कैपेसिटी जब आ जाती है तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड कम बनने लगता है। ए ट्रेंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्लियर्स मेटाबॉलिक वेस्ट मोर एफिशिएंटली, धीरे धीरे जल्दी दर्द भी हुआ तुरंत खत्म। अलाउइंग यू टू एक्सरसाइज लॉन्गर बिफोर फीलिंग द बर्न, इससे पहले कि जलन महसूस, इससे पहले कि थकान महसूस हो, उससे पहले ही आपको वो सारा चीज खत्म भी करते जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेस बिकॉज द हार्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड पंप्स मोर ब्लड पर मिनट, हायर स्ट्रोक वॉल्यूम, इट डजंट हैव टू बीट एज ऑफन व्हाइल यू आर एट रेस्ट। क्या होता है रेस्टिंग में ऐसे 72 लिखा रहता है, लेकिन 60 to 100 जो है WHO कर दिया, 60 to 100 का रेंज कर दिया है कि नॉर्मल है। तो अब इसमें क्या है, 72 से भी नीचे 60, 62, 63 होता है एथलीट लोग का, और जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता उसका और ज्यादा पंपिंग रेस्टिंग में भी बढ़ा रहता है, क्योंकि हार्ट कम ब्लड पंप करता है कंपैरेटिवली। ब्लड प्रेशर, normal blood pressure, regular exercise keeps blood vessels flexible and healthy which can lead to lower more stable blood pressure over time। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कीजिएगा तो ये सब एबनॉर्मली हो जाता है, गड़बड़ा भी जाता है। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट even at the rest of submaximal exercise a trained heart pumps more blood more efficiently। ये सेम वही है। increases in capillaries network, the body grows more tiny blood vessels around the muscle and the lungs, improving the exchange of oxygen and carbon dioxide। अब जब ये वाला पढ़ेंगे ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है तो इसको ज्यादा अच्छा फिर समझ पाएंगे आप। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोरली क्या क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, ये इसी चीज को लिखा हुआ है कि तुरंत क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। देखिए रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, पर मिनट में आप कितना ब्रीथ ले रहे हैं। एक नॉर्मल ब्रीथ में हम कितना लेते छोड़ते नॉर्मल में, तो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जब एक मिनट में कितना होता है उसको कहते हैं मिनट वॉल्यूम। और यहां पर रेस्पिरेटरी रेट मतलब होता है 1 मिनट में हम कितना बार सांस ले रहे हैं, तो ये सब टेक्निकल टर्म है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट रिस्क टू, जैसे वो पर मिनट कितना हम वो लेते हैं हार्ट बीट, ठीक है, तो हार्ट रेट बोला जाता है उसको, इसी तरह इसका रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट राइजेस टू टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन। आप तो देखते हैं सांस तेज हो जाती है एक्सरसाइज करने से तुरंत। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेज, अब देख लीजिए टाइडल वॉल्यूम आ गया टर्म, the breathe deeper increasing the amount of air inhaled and exhaled in a single normal breath, ये भी बढ़ जाता है थकान में तेजी से तुरंत में। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज, जो कि ऊपर वाले में लिखा था ना वही था
कि कैपिलरी ज़्यादा बना, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है ब्लड से जल्दी मिलने लगेगा, ब्लड को जल्दी जल्दी प्योर करने लगेगा ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी खर्च हो। रेट ऑफ एक्सचेंज गैस इंक्रीज, गैस एक्सचेंज इस अब VO2 मैक्स जो है बाद में टर्म बताऊंगा मैं। गैस एक्सचेंज इन द एल्वेयर लेवल स्पीड्स टू इंश्योर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम टू CO2 रिमूव्ड एट फास्टर पेस। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है देखिए। These are lasting physiological changes that occur after regular consistent training, making the respiratory system more efficient. Efficiency of respiratory muscle increases. Muscle like diaphragm and intercostal become strong and more fatigue resistant, allowing for easier breathing during intense exertion. अब जैसे मैं जंप कर रहा हूं और मुझे जंप करने की डेली आदत है, तो मैं जंप करते भी रहूंगा लगातार, तो मेरा हल्का ही सांस बढ़ेगा, उतना ही में काम होते चला जाएगा क्योंकि मेरा लंग्स इफिशिएंटली काम करने लगा है। अब इसका मसल जो है थिकर हो गया है, ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को तुरंत अडेप्ट करता है, ब्लड को जल्दी जल्दी प्योर करता है। लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग वॉल्यूम, रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंप्रूव द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, अलाउइंग टू होल्ड एंड प्रोसेस मोर। पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीजेस, the ability of oxygen to move from the lungs into the blood, इसको कहते हैं pulmonary diffusion, and becomes more efficient due to increased surface area and capillary density. Residual volume increases. It refers to the volume of air remaining in the lungs after maximum forcefully expiration. बहुत जोर छोड़ने पर कुछ रह जाएगा ताकि उसको collapse ना कर दे। A slight increase can sign of improved lung elasticity and capacity in trained athlete. Physiological changes due to aging. अब देखिए आपका रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया और मस्कुलर हो गया, यही तीन आपके सिलेबस में है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, एज के साथ क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। तो जैसे हम लोग को आप देखिएगा तो हल्का सा रिंकल्स हो सकता है, आँख के नीचे यहाँ दिखाई देगा, बाल जो है थोड़े थोड़े हल्के हल्के सफ़ेद होने लगे हैं। तो 51 ईयर्स करीब हम लोग एज है, तो हम लोग को कुछ कुछ एजिंग समझ में आने लगा है। और अभी आप लोग एडोलेसेंट एज में हैं तो आप लोग इसको सीख लीजिए कि क्या क्या होने वाला है आगे, या फिर आप घर वाले में बड़ों को देखिए तो उनका क्या क्या चेंज हो रहा है वो आपको पता चलेगा। तो पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ। Peak strength, highest strength levels are typically attained between the age of 20 to 40, 28 40 and 20 to 40 के बीच जो है हाईएस्ट रहता है। Decline, strength declines slowly at first and then more rapidly after middle age। 40 से 50 के बीच, 35 से 45 के बीच धीरे धीरे फिर तेजी से गिरता है। Concentric strength tends to decline earlier than eccentric strength। जो बेसिकली जो कोर स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे जैसे तेजी से काम करने की क्षमता है धीरे धीरे घटने शुरू होती है, और तेजी से काम करने धीरे धीरे काम करने की क्षमता जो है धीरे धीरे घटती है, लेकिन तेजी से जो काम करने की क्षमता है स्पीड वाला स्ट्रेंथ जो है वो तेजी से घटता है। Causes, a 40 to 50% reduction of muscle mass between ages 25 and 80 occurs due to muscle fiber atrophy and loss of motor units। धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेन से जो मोटर यूनिट्स होते हैं तेजी से इंपल्स भेजने वाले वो भी घटने लगते हैं, इसलिए रिएक्शन टाइम भी घटता है। जेंडर डिफरेंस, स्ट्रेंथ लॉस यूजुअली बिगिंस एट लेटर एज। ये थोड़ा सा ये ऐसे है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ का एक टॉपिक दे दिया है, न्यूरल फंक्शन का एक टॉपिक दे दिया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक फिजियोलॉजिकल चेंज तो आपको सामने से दिखाई देता है, एजिंग का जो साइन है जो नहीं दिखाई देता डायरेक्टली वो सब यहाँ है। Strength loss usually begins at a later age for women। Women comparatively 1-2 साल 3 साल कम comparatively उनका एजिंग प्रोसेस चलता है। Neural function, axon loss। There is nearly 40% decline in the number of spinal cord axons with age। एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो होते हैं जो कि न्यूरॉन्स बनाते हैं जो ब्रेन से संदेश ले आने के लिए, वो 40% डिक्लाइन हो जाते हैं एजिंग प्रोसेस के साथ साथ 40 के बाद से। कंडक्शन वेलोसिटी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 10%। परफॉर्मेंस, these changes lead to reduced neuromuscular performance affecting simple and complex reaction times। Aging most adversely affects the time required to detect a stimulus and process information।
इसलिए जो गाड़ी उड़ी चलाने वाला जो वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस सब वो 60 ईयर्स के बाद थोड़ा सा 5-5 साल का ही देगा, ज़्यादा नहीं। एंडोक्राइन चेंजेज क्या क्या होता है, यानी कि अंदर में हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं सब क्या क्या होते हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस, अबाउट 40% यूजर्स एज 65 to 75 and 50% of those over 80 have impaired glucose tolerance, potentially leading to type 2 diabetes। उम्र के साथ साथ इसकी संभावना बढ़ जाती है डायबिटिक होने की, इसलिए उम्र के साथ साथ थोड़ा खाना पीना और खासकर स्ट्रेस कम लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है सब सामान्य मान के चलना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, metabolic function is affected by thyroid dysfunction, lower TSH and thyroxine output, leading to decreased glucose metabolism and protein synthesis। अब इतना सब भारी भारी शब्द सुन के परेशान मत होइए, क्योंकि एजिंग प्रोसेस का जो आता है वो आता है राइट डाउन सम एजिंग सिम्टम्स, तो वो आपको सिम्टम्स लिखने, तो इसमें से सारा का सारा लिखना जरूरी नहीं है आपको। आप इसको एक बार देखिए, इसमें से कुछ न कुछ अपने आप आपको याद रह जाएगा। सोमेटोपॉज, a gradual decrease in the amplitude and duration of secreted growth hormone, जो कि ग्रोथ हार्मोन GH मान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, occurs a condition known as somatopause। सोमेटो मीन्स इसका मतलब ही होता है शरीर, तो शरीर का जो स्ट्रेंथ है सब चीज पॉज हो जाता है, सोमेटोपॉज। Pulmonary function, lung function, aging causes deterioration in both static and dynamic lung function measured due to dynamic function measured due to mechanical constants of the pulmonary system। gas exchange, pulmonary ventilation, pulmonary का मतलब ही होता है लंग से संबंधित। pulmonary ventilation and gas exchange kinetics slow down substantially during the transition from rest to exercise। अब धीरे धीरे क्या होता है कि लंग की इफिशियंसी कम होती है, आप डायरेक्ट लिखिएगा डिक्रीज लंग इफिशियंसी या डिक्रीज पल्मोनरी इफिशियंसी, पल्मोनरी लिखे अथवा लगेगा, अच्छा हाँ कुछ टेक्निकल टर्म है तो उसको लिखेगा। और गैस एक्सचेंज जो होता था वो धीरे होने लगा, इसलिए जल्दी जल्दी थकान होगी। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, cardiovascular function capacity, cardiovascular function are aerobic capacity decrease with age, heart and output। There is a reduction of maximum heart rate and maximum cardiac output in both trained and untrained individual। Blood flow, reduced peripheral blood flow capacity is accompanied by decrease in muscle mass। Sedentary living can accelerate these losses। अब देखिए डेली अगर कोई पुशअप करा, डेली कोई एक्सरसाइज करा तो एक दिन में तो एज घटेगा नहीं। तो अगर आप डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली रूटीन में योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपका ये एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए कहा लिखा जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। अमर कोई नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा ताकि आप लॉन्गेविटी के साथ जी सके। और मेरा कहना है जितना जिए, अगर हम थोड़ा फिट जिए तो ये ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि 20 साल 15 साल जो है बेड पर पड़े हुए जी रहे हैं उसके अपेक्षा। तो इसलिए करते रहना जरूरी एक्सरसाइज। बॉडी कंपोजिशन, एक मिनट, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन, मास शिफ्ट्स एज आफ्टर एज 60, टोटल बॉडी मास जनरली डिक्रीजेज। ये बॉडी मास डिक्रीज होता है किसमें? बेसिकली मसल मास। फैट अगर है तो हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, फैट वर्सेस मसल। वाइल टोटल मास में डिक्रीज, देयर इज ऑफन ए साइमल्टेनियस इंक्रीज इन टोटल बॉडी फैट परसेंट। मैंने पहले कहा कि बॉडी फैट बढ़ जाएगा, मसल मास गिर जाएगा, यानी कि कमजोरी हो जाएगी। इसलिए समय रहते ही फैट को कम रखिए, वरना एक एज के बाद और ज्यादा दिक्कत होगी उसको घटाने में। बोन मास, बोन मास मेजर इज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जिसको बोन मास डेंसिटी यानी BMD कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस इन द वॉल्यूम ऑफ बोन, ये धीरे धीरे घटने लगेगा। डेंसिटी लॉस, बोन मास कैन डिक्रीज बाय 30% to 50% इन द पीपल ओल्डर देन 60। अब 60 ईयर्स आता है तक ये सब घटने भी शुरू हो जाता है, अगर आप एक्सरसाइज करें थोड़ा धीरे धीरे, नहीं तो तेजी से।
ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम वेयर द स्केलेटन डीमिनरलाइज, मिनरल कम हो जाता है एंड बिकम पोरस, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। अब ये सेकंड नंबर चैप्टर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि एमेनोरिया होता है और क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पर। तो मिनरल्स कम हो जाते हैं, फिर कैल्शियम भी कम होने लगता है बॉडी में, जिसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। स्पोर्ट, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पोर्ट्स इंजरी, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। स्पोर्ट्स इंजरी इज डिफाइंड एज एनी स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेस पुट ऑन सॉफ्ट टिश्यू और बोन ऑन और ऑफ द फील्ड। अब देखिए इसमें बेसिकली दो ही इंजरी होता है, एक्यूट इंजरी, ओवर इंजरी, यानी कि अचानक में गिरे पड़े, चोट लग गया, और चोट लगना स्वाभाविक है, जो खेलेगा वो गिरेगा। एक लाइन है, गिरते हैं सवारी, मतलब घोड़े गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, पहले घुटनों पर चल रहा है और हार मान लिया, वो क्या गिरेगा? गिरेगा वही जो घोड़े पे लड़ रहा है, जो खेलता है, कूदता है, कुछ रिस्क लेता है, उसको चोट भी लग सकती है, जो कि स्वाभाविक है। स्पोर्ट्स इंजरी इज डिफाइंड एज any stress or overstress put on soft tissues or bone on or off the field, हो सकता है ऑफ द फील्ड भी कुछ ऐसा काम करने लग जाए, रिजल्टिंग इन पेन एंड हिंडरिंग परफॉर्मेंस। ऑफ द फील्ड से लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान भी होता है। कॉमन इंजुरीज इंक्लूड कट्स, टीयर्स, ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज, ब्रेकेज ऑफ बोन और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी जो कि एनसीईआरटी में है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है जो नोट्स है। डायरेक्ट इंजुरीज, sustained from external force causing injury at a point of contact, कहीं भी एक जगह डायरेक्ट, कहीं चोट लगा, डायरेक्ट टकरा कर। इनडायरेक्ट इंजुरी usually involves damaging soft tissues such as ligaments, tendons और muscles through internal or external force। अब इसमें सीधा नहीं दिखाई दे चोट, लेकिन हम दौड़ अचानक में अंदर में कुछ हुआ और मसल ब्रेक कर गया, कुछ फेंके जोर से और जर्क लगा अंदर, तो डायरेक्ट नहीं दिखा तो इनडायरेक्ट। जहां डायरेक्ट दिखा कि यहां टकरा गए थे, चोट लगा, डायरेक्ट इंजुरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्किन, मसल और लिगामेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी करते हैं। अब ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। हार्ट टिश्यू इंजरी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। हार्ट टिश्यू इंजरी, इंजरीज दैट अकर इन बोन एंड कार्टिलेजेस। ओवर इंजरी, ये है किसी भी जगह, किसी भी मसल या किसी भी बोन का इनकरेक्ट लंबा इस्तेमाल करने पर जो इंजरी होता है वो होता है, जैसे पैटलिस स्टैंडलिस, एक्लिस स्टैंडलिस, ये सब जो है वो ओवर इंजरी में आता है। टेनिस एल्बो, ये भी ओवर इंजरी में आता है। सस्टेन फ्रॉम कंटिन्यूअस और रिपीटेड स्ट्रेस, इनकरेक्ट टेक्निक, इक्विपमेंट और ओवर ट्रेनिंग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो कि पहले के लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे, सचिन तेंदुलकर जो है वो हैवी बैट से खेलते थे, बहुत दिन तक शॉट जो मारते थे तो कलाई का उपयोग ज्यादा करते थे, तो उसके चलते अंदर का उनका लिगामेंट पूरा घिस गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया में जब ऑपरेशन कराना पड़ा, तो लंबे समय तक इस्तेमाल से वो हुआ था, दैट इज कॉल्ड ओवर इंजरी, जिसको कहते थे टेनिस एल्बो। और अगर बार बार जंप कर रहे हैं, गलत तरीके से लैंड कर रहे हैं, घुटने पर प्रभाव पड़ा तो पैटलिस टेंडिस, नीचे का हुआ तो एक्लिस टेंडिस, ये सब है ओवर इंजरी में। वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, मैंने चूंकि पढ़ा था मास्टर्स तो बता दिया। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, अब देखिए ये पंक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पंक्चर जो है एक एनसीईआरटी में चित्र दिया होता है तो मैंने ले लिया यहां से। पंक्चर का मतलब जैसे नेल टाइप का कोई भी गोल चीज बॉडी, ये स्किन को टीयर के अंदर धस गया अगर स्किन के अंदर पूरा सीधा, तो वो हो गया पंक्चर, जैसे गाड़ी में पंक्चर होता है। लेकिन मेन आपको स्किन का चार पढ़ना है। कंट्यूजन को ब्रूज भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऐसे तो एक एक करके मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार बताता हूं। एब्रेजन मतलब छिलना, लेसिरेशन मतलब होता है कोई भी रुखड़ा चीज या बहुत ब्लंट चीज से कट जाना, और एक यहां नहीं लिखा हुआ है, हाँ, एवल्सन, और साफ चीज से सीधा अगर कट गया तो इंसीजन कहा जाता है। इंसीजन भी नीचे में बता दूंगा। साफ चीज से सीधा कटा तो इंसीजन। बर्न मतलब कि अंदर पे जलन जैसा तेरा छिला जैसा गया है, लेकिन ये एब्रेजन का ही पार्ट है। और कंट्यूजन। लेकिन आपका जो चार चीज जो मेन आपके सिलेबस में है, उसका ये फोटो आपको बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन चूंकि फोटो वहां था फिगर तो मैंने वहां से ले लिया। एब्रेजन कॉज्ड बाय मूविंग कांटेक्ट विथ रफ सरफेस रिजल्टिंग इन, हाँ,
जब मैं वो पढ़ाऊंगा फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर वाला जो है था बना दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि आपको पता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का, जो आप 6 टाइप के फ्रैक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको इसको बताना। एक मिनट, पहला वाला हटा ही दिया। एब्रेजन क्या, कॉज बाय मूविंग कंटेक्ट विथ ए रफ सरफेस रिजल्टिंग इन ग्रिंडिंग और रबिंग अवे ऑफ द अपर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर का जो पार्ट है स्किन, वो उसका छिल जाना, हट जाना ही वो एब्रेजन है, जिसको छिलना कहते हैं हिंदी में। लेसरेशन, इरेगुलर टीयर लाइक वुंड, इरेगुलर, रेगुलर हो गया तो इंसिजन हो गया, इरेगुलर टीयर लाइक वुंड कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा, कोई ब्लंट चीज है जिससे कटा तो जैसे तैसे कट गया, जैसे दीवार का कोना कोई से टकरा लिया, दौड़ते दौड़ते में गया और पोल का किसी कोना में, पोस्ट का किसी कोना से टकरा गया, तो ब्लंट है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे तैसे फट जाता है सिर या कोई भी बॉडी पार्ट, तो वहां पर उसको कहते हैं लेसेरेशन। ऑफन फ्रॉम द स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट खेल के दौरान बॉल जाती से, बॉल पे पूरा ध्यान होती से दौड़ रहे हैं और हम पोस्ट नहीं देखे, तो वहां टकरा सकते हैं। इंसिजन, ए क्लीन कट कॉज्ड बाय ए शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, रेजर और ग्लास। अब नाइफ और रेजर ये तो नहीं होता है स्पोर्ट्स में डायरेक्टली, लेकिन ग्लास हो सकता है, कोई ऐसा चीज शार्प हो सकता है ग्राउंड में जिससे कि एकदम शार्पली कट जाए। किसी ने हाथ में कुछ पहना हुआ है, ऐसा चीज जो शार्प काट दे, तो वो हो गया इंसिजन। इट में एक्सपोज अंडरलाइंग टिश्यू, बोन और ऑर्गन्स, कुछ को भी तेजी से एक्सपोज कर सकता, काट सकता है। कंट्यूजन, कंट्यूजन यानी कि चोट तो लगी लेकिन अंदर ब्लड निकला, मतलब स्किन के अंदर लाल होके ब्लू, नीला, काला हो जाता है, हरा हो जाता है ऐसे अंदर, और लेकिन बाहर ब्लड नहीं निकला है, तो कंट्यूजन। बॉक्सिंग में जैसे कोई मार दिया, बॉल आके जोर से लग गया कैच लेने में, तो वो सबसे कंट्यूजन होता है। ए टाइप ऑफ हेमाटोमा वेयर ए कलेक्शन ऑफ ब्लड, अभी देखिए ये सब हेमाटोमा, ये सब टर्म आपको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट में लिखेगा टाइप ऑफ इंजुरी वेयर ए कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर्म्स आउटसाइड ए वेसल, इट इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो, collision or fall that crushes underlying muscle fiber and connective tissue without breaking the skin। स्किन को नहीं फट के बाहर आया ब्लड, स्किन के अंदर अंदर है। अब आ जाइए आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में, ऐसे वो भी सॉफ्ट टिश्यू में आता है, स्किन इंजरी भी सॉफ्ट टिश्यू में ही आता है। बेसिकली यहां स्ट्रेन और स्प्रेन है दो। स्ट्रेन मतलब होता है जब मसल ओवरलैप या गैप हो जाता तो, और टेंडन्स और में अगर हो गया, लिगामेंट्स में हो गया तो वो हो गया, मसल टेंडन में हो गया तो स्ट्रेन, और लिगामेंट्स में हो गया तो स्प्रेन। स्ट्रेन, मसल टेंडन इंजुरी। डिफिनेशन, एन इंजुरी टू द मसल और टेंडन जनरली कॉज्ड बाय ओवरयूज, फोर्स और स्ट्रेचिंग। बढ़ा दिए ज्यादा। इट कैन बी अ सिंपल overstretch or a particular complete tear. Cause can be acute, sudden like lifting heavy objects, or chronic, developing over time from running or jumping. बार बार गलत करते हो लेकिन ओवर यूज में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका स्ट्रेन जो है वो तुरंत से, अगर सडन आपका पैर मुड़ गया, सडन हाथ इधर मुड़ गया, तो उसके लिए स्पैस करे बिना बार बार और झटका गया तो। Treatment managed by applying ice packs and maintaining the muscle in a stretched position using RICE protocol, rest, ice, compression, elevation। अब देखिए ये सारे जो इंजरी है ना, फ्रैक्चर को छोड़ के, इस सारे इंजरी को कैसे एलोबरेट करके लिख पाएंगे हम लास्ट में बताते हैं, ताकि आपका एक जो ये वन शॉट देख रहे हैं इसका मेन फायदा वहां हो जाएगा वो भी। ट्रीटमेंट मैनेज बाय अप्लाइंग, ये राइस और प्राइस याद रखिएगा, पी यानी प्रोडक्शन भी जुड़ जाता है, तो प्राइस जोड़ दिया तो और अच्छा है। राइस का PRIC, प्राइस यानी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, प्रोटेक्शन भी होना चाहिए घाव का। स्प्रेन, लिगामेंट इंजुरी। डिफिनेशन, द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स इन जॉइंट्स। द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज द एंकल, अधिकतर एंकल में ही होता है, एंकल मुड़ गया बस हो गया। कॉज occurs when one overextends or tear a ligament while
सिवियरली स्ट्रेनिंग ए जॉइंट, कभी जॉइंट में जोर से अगर झटका गया तो जॉइंट के पास जो लिगामेंट है वो क्रैक कर जाता है या ओवरलैप कर जाता है, वो है स्प्रेन। यही से मसल साथ होता है तो वो है स्ट्रेन। ट्रीटमेंट फॉलो द राइज प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। हार्ट टिश्यू इंजुरीज, अब इससे पहले कि हार्ट टिश्यू इंजुरी बताया, जल्दी से बता देते हैं। चाहे वो स्किन का इंजुरी हो, आपका स्किन का इंजुरी क्या क्या हो गया, एम्ब्रेजन, कंट्यूजन, इंसीजर एंड लेसेरेशन, चाहे स्टेन स्प्रेन हो, तो ये 6 इंजुरी में आपको करना क्या है, इसको 3 भाग में बांट देना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 6 में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या लिखना है आपको, देयर इज स्लाइट पेन एंड नो लॉस ऑफ मूवमेंट, जैसे एब्रेजन हुआ, कंट्यूजन हुआ, कुछ भी हुआ, स्टेन हुआ, स्प्रेन हुआ, जैसे मैं दौड़ते दौड़ते हल्का ऐसे जर्क लगा तो हल्का सा टीयर हुआ मसल या टेंडन में, वहां पर क्या हुआ कि हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, लाइट पेन बट नो लॉस ऑफ मूवमेंट, वहां लॉस ऑफ मूवमेंट है ही नहीं, आप फिर भी खेल ले रहे हैं, तो वह माइल्ड। मॉडरेट हुआ, कंसिडरेबल पेन, अब पेन पता चल रहा है, कंसिडरेबल एंड सम लॉस ऑफ मूवमेंट, कुछ लॉस ऑफ मूवमेंट है, यहाँ पर आपको मूव लगा, खेल रहे लेकिन थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, और तब होता है सीवियर। ये 4 में लिख सकते हैं, तो इसको एलोबरेट करने के लिए। और सीवियर मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट, अब इतना जोर से छिला गया पूरा लंबा कि टोटल हिल ही डुल नहीं पा रहे, चिल्ला रहे आप, इतना जोर से जर्क आ गया कि मसल अब मूव ही नहीं कर पा रहा है वो पार्ट, तो टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट, एक्यूट पेन एंड टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट, तो ये। और सब में लास्ट में लिखना है, इन माइल्ड मॉडरेट द राइस शुड बी अप्लाइड, बट इन सीवियर केसेस जस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। स्टडी द पेशेंट, मैंने पेशेंट को स्टडी कीजिए और डायरेक्ट ले जाइए, प्रोटेक्शन में रखते हुए ले जाइए उनके पास। तो याद रखिएगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये तीनों करके आप एलोबरेट कर दीजिएगा, तो आंसर आपका थोड़ा सा इफेक्टिव भी होगा और थोड़ा सा वर्ड लिमिट जो सीबीएसई के क्वेश्चंस होता है उसको भी आप फॉलो कर पाइएगा। Heart tissue injury. An injury of the skeletal system of the body is termed as heart tissue injury. These injuries involve bone fractures where the bone either cracks or breaks. Heart tissue injuries are broadly classified into 2 categories, that is dislocations and fractures. Dislocations are joint injuries that force the ends of bones out of their normal position. This abnormal separation occurs where 2 or more bones meet, also known as luxation. ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसको और क्या कहा जाता है डिस्लोकेशन, तो LUXATI और लुक्सेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन वहां नहीं लिखने बोलेगा, इसलिए आप लुक्सेशन बोलिए, लुक्सेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लुक्सेशन, पार्शियल डिस्लोकेशन ऑफ ए जॉइंट कॉज trauma from accidents, falls or contact sport like football and the weakening of the surrounding of muscle and tendons. It is more common in older people with balance issue, जिसका बैलेंस इशू ठीक नहीं होता वहां सब लुक्सेशन है, हल्का सा डिस्लोकेशन तुरंत हो सकता है। सिम्टम्स है पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव द जॉइंट एंड विजिबली डिफॉर्म जॉइंट, यानी दिखाई देगा कि हल्का हिल गया है, हल्का सा साइड खसका हुआ है। ट्रीटमेंट है इमीडिएट केयर, अप्लाइंग आइस एंड कीपिंग द जॉइंट एलिवेटेड, अगर ये सीवियर है तो कुछ नहीं है चॉइस, दैट जॉइंट एलिवेटेड रखिए और तुरंत मेडिकल के पास जाइए। मेडिकेशन यानी कि पेन किलर तुरंत दे सकते हैं ताकि रिड्यूस हो जाए पेन। मैनिपुलेशन है, डॉक्टर रिटर्न्स बोन्स टू द प्रॉपर प्लेस, जो डिस्लोकेशन में डॉक्टर जो है पेन किलर देता है तो दर्द ना हो और बोन को फिर प्रॉपर प्लेस पे लेते आते हैं। रेस्ट बहुत जरूरी है ताकि उसको फिर से वो पकड़ ले लिगामेंट्स। रिहेबिलिटेशन के लिए फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज जो है, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट, ये सब करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनः फिर से खेल में लाना है या पुनः फिर से जीने लायक बनाना है। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, तो उसके लिए जो है सर्जरी रिक्वायर्ड इफ मैनिपुलेशन फेल्स एंड देयर इज डैमेज टू ब्लड वेसल्स, नर्व, बोन्स और लिगामेंट्स, और इसके लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है बहुत बार। अगर आप खुद से सेट नहीं कर पा रहे, डॉक्टर नहीं सेट कर पा रहा, तो सर्जरी करके तब उसको सही जगह सेट करते हैं। फ्रैक्चर्स, a fracture is a break in a bone caused by direct impact, falls, severe tackles or overuse. Types of fracture, stress fracture, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा था, स्ट्रेस पड़ा हड्डी में और वहां से हल्का सा टूट गया। स्मॉल क्रैक्स कॉज्ड बाय ओवरयूज और इनएडिक्वेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर हल्का सा टूटा इसको आप हेयर लाइन भी बोल सकते हैं। कॉजेज, सिंपल भाषा में लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर्स को बोलता है।
इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू क्विकली, अचानक में कुछ ऐसा किए जिससे दबाव पड़ गया हड्डी पे ज्यादा। ट्रीटमेंट, रेस्ट, कोल्ड थेरेपी, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन एंड रिकवरी टाइम 6 to 8 वीक। इसमें भी आपको प्लास्टर जो होते हैं वो यूज करनी पड़ते हैं, स्प्लिंटर्स। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली बच्चों में होता है जहां पर हड्डियां कोमल होती है, मुड़ गई और टूटी नहीं, लेकिन पैर के बीच के जो या हाथ के उंगली की ये जो हड्डियां है, ये कभी कभी क्या होता है हल्का ऐसे मुड़ जाती है दबाव से, लेकिन टूटती नहीं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है ये कंपेरेटिवली, जैसे यहां दिखाया गया है। मेटाटॉर्सल बोन जो यहाँ का होता है जो लंबा लंबा, वहां भी हल्का। A fracture in young soft bone where the bone bends rather than breaking completely। ग्रीन स्टिक नाम ही है, हरा डंडा मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं। उसी तरह बच्चों का बोन इतना फ्लेक्सिबल होता है, कभी कभी हल्का मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। मोस्ट कॉमनली अकर्स विथ फॉल, गिरे बच्चे और हल्का सा हाथ पे लगा और हल्का मुड़ गया। ट्रीटमेंट, रिमूवेबल स्प्लिंट्स, जो ऐसा आता है जो कि टाइट करके उसको रिमूव किया जा सकता है। ऑफन यील्ड बेटर आउटकम्स देन कास्टिंग ए चिल्ड्रन को जो है पूरा का पूरा बांध देने से अच्छा होता है कि रिमूवल जो है कुछ स्प्लिंट्स लगा दिए हो। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसको मैं याद करता हूं बच्चों को, कम्युनिटेड मैंने कम्युनिटी से बना है, कम्युनिटी कई लोगों से बनती है, तो दो से ज्यादा जगह पर, दो या दो ज्यादा जगह पर जब हड्डियां टूट जाती है तो है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। द बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रस्ट इनटू सेवरल पीसेस, दो से ज्यादा भाग में टूट फूट गई है तो कम्युनिटी से बना है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कॉजेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा और वायलेंस। ट्रीटमेंट, एन एक्सरे इज वाइटल फॉर डायग्नोसिस, ये तो सब में होगा। रिक्वायर्ड ओपन रिडक्शन वेयर फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंट्स यूजिंग सर्जिकल नेल्स, वायर प्लेट्स एक्सेट्रा। जब ये कम्युनिटेड होता है ना तो वो तुरंत से जुड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत जगह टूट गया है, तो वहां पर उतना दूर के लिए रड या कुछ भी ऐसा लगाकर वायर अंदर लगा के क्लिप में बांध दिया जाता है सबको, ताकि बोन की एक बड़ी अच्छी टेंडेंसी क्या है कि वो कैल्शियम और फास्फोरस का लेयर चढ़ा है, ताकि उसको वहीं पर बांध के रखा जाए। तो लेकिन बहुत जगह टूट गया है तो उसको सपोर्ट के लिए, ताकि वो जुड़ पाए या उसमें ताकत आ पाए, तो आदमी एक्स्ट्रा सपोर्ट डालता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, देखिए ट्रांसवर्स नाम से ही कि आर पार दिखने वाला, तो जहां बोन टूट के सीधा टूटा है ट्रांसवर्स आर पार दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां थोड़ा टेढ़ा ऐसा टूटा है वो हो गया ऑब्लिक। Description, a straight break right across the bone, that is called transverse, causes a large amount of force transmitted directly and perpendicularly to the bone। ट्रीटमेंट क्या है, वही सेम सब में ट्रीटमेंट वही होगा, रेस्ट एंड मेडिसिन, बैक ब्रेस्ट ईज और एबनॉर्मल ब्लिंडर में कॉज लिमिट मोशन। प्लास्टर्स जो है सब में लगाने ही पड़ते हैं प्लास्टर्स। ऑब्लिक फ्रैक्चर, जो कि मैंने पहले ही कहा डिस्क्रिप्शन, द बोन ब्रेक डायगनली टूटा, कॉजेज रिजल्ट ऑफ ए फॉल, एक्सीडेंट और अदर ट्रॉमा। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन एंड रिडक्शन। इंपैक्टेड फ्रैक्चर, जब एक फ्रैक्चर इंपैक्ट में प्रभाव डालना, जब एक फ्रैक्चर टूट के दूसरे पे, बोन टूट के दूसरे पे चढ़ गया, यानी एक दूसरे प्रभाव डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्टेड फ्रैक्चर। यहां पर एक टूट के दूसरे अंदर धंस गया तो। द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजुरी, मेनली कॉज्ड बाय फॉलिंग फ्रॉम हाइट और विद ग्रेट इंपैक्ट। ग्रेट इंपैक्ट, जब जोर से मैं गिरा और हाथ के बल गिरा तो ये टूट के धंस जाएगा, जोर से गिरा और थाई का बोन टूटा और अंदर धंस गया तो यहां पर। ट्रीटमेंट, a sling or splint is required to keep fragments in place and prevent the sharp ends to the broken bone from causing further damage। एक जो टूट के धसा है वो फर्दर डैमेज ना करे, इसलिए उसको सीधे खींच के स्प्लिंट में उसका बांध दिया जाता है। यहां पर आपका ये चैप्टर का बेसिक चीज खत्म हुआ, लेकिन अभी जो मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट टाइम में मैं आपको ये जो है लास्ट टाइम में आपको मैं जल्दी से बता दूं क्या क्या टर्म्स है, ठीक है। तो बेसिकली जो टर्म है हार्ट रेट, इसको मैं बंद कर देता हूं, आप आराम से, मैं जो जो टर्म है समझा देता हूं, ठीक है।
देखिए जो जो टर्म है, जो जो आपके यूज का है, वो मैं जल्दी से समझाता हूं आपको। हार्ट रेट तो समझ में आ गया, 1 मिनट में जनरली जो हार्ट पंप करता है वो हार्ट रेट। अब देखिए इसमें है कि कार्डियक आउटपुट एक है, कार्डियक आउटपुट, और एक है मिनट वॉल्यूम, ठीक है। फिर यहां पर एक हार्ट रेट जो है 1 मिनट कितना, कार्डियक आउटपुट हुआ कि जो है हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है पर बीट में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी एक स्ट्रोक में जितना आ रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको याद रखने का एक टर्म क्या है, एक शॉट मारे, एक स्ट्रोक में, एक शॉट मारे तो एक स्ट्रोक में, तो एक बार हार्ट जब पंप करता है जो ब्लड जनरली निकालता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होगा आपका कार्डियक आउटपुट, याद रखिएगा। कार्डियक आउटपुट मतलब पूरे हार्ट का आउटपुट। अब अगर लंग्स में आ जाए तो टेक्निकल टर्म 2-3 याद रखिएगा। एक VO2 मैक्स में लास्ट बताता हूं। पहले हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को ऐसे याद रखिएगा, जो समुद्र में लहरें उठती है उसको टाइड बोलते हैं, जो कि बड़े आराम से बहती है। तो बड़े आराम से जब हम लोग सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और अब इसी से रिलेटेड वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल को विक्ट्री से जोड़ दीजिएगा। विक्ट्री मतलब जीतने के लिए। तो जीतने के लिए क्या करता है आदमी, 100% एफर्ट लगाता है। तो जब पूरे फोर्सफुली हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो वो हो गया ये विक्ट्री जो है वो जो है वाइटल कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी यानी कि पूरे दम से जब हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। और VO2 मैक्स हो गया कि हम कितना ज्यादा जो है, कितना ज्यादा जो हम दम लगाते हैं। वाइटल कैपेसिटी मतलब होता है कितना ज्यादा हम जो है, सॉरी VO2 मैक्स हो गया कि हमारा शरीर जब V यानी वॉल्यूम, O यानी ऑक्सीजन, तो कितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर सकता है एक बार में। अब इसमें एक रेसिडुअल वॉल्यूम, तो उसको ना रिमेनिंग से याद रखिएगा, यानी कि रिमेनिंग कितना है आपका, तो रिमेनिंग कितना आपका जो है वॉल्यूम जो है, कितना ज्यादा जो है आप रिमेन आपके अंदर रह जाता है। जैसे हम फोर्सफुली छोड़े तो कितना ज्यादा हम जो रिमेनिंग वॉल्यूम रखे हैं वो, ठीक है बच्चों। ये सब एक्स्ट्रा जो टर्म्स है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ भी याद करने दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं इंटरेस्टिंग वे बताऊंगा। रेसिडुअल को रिमेनिंग से याद रखिएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कि कितना हम सांस छोड़ने के बाद भी कितना बच जा रहा है वो हो गया। और VO2 मैक्स मतलब वॉल्यूम और ऑक्सीजन कितना मैक्सिमली हम लोग यूज कर सकते हैं लंग्स के द्वारा और हार्ट के द्वारा, यानी दोनों का मिला हुआ रूप है। कितना ऑक्सीजन हम यूज कर लिए, तो जितना ज्यादा VO2 मैक्स हम यूज करते हैं उतना ज्यादा जो है लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी ज्यादा मानी जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।